कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। कुछ पॉलिटिक्स हुआ, आज भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि तब हुआ और आज नहीं हो रहा है, आज भी हो रहा है। आज देखो, सबसे बड़ी बात मेरे को ये क्वेश्चन करने को दिल करता है कभी कभी। पॉलिटिक्स और म्यूजिक माफिया एक सच्चाई है। और आपने सही बात बोल रहे हैं। हमें देख के इंस्पायर होकर कोई अगर आए यहाँ गाना गाने के लिए तो ये होना ही चाहिए। उनको ये कहूँगा कि ऐसे दौड़ के नहीं आ जाओ, अपने आप को थोड़ा सा तैयार करके फिर आओ। अलका वॉज माई फैन, मैं उनका फैन। उनका वॉइस मेरे को बहुत अच्छा लगता था, मेरा वॉइस उनको अच्छा लगता था। कल्याण जी भाई बोला कि तुम्हारा डिक्शन इतना पावरफुल है, लेकिन तुम्हारा नाम जैसे ही शानू भट्टाचार्य जी आता है तो लोगों को लगता है कि अरे बंगाली है यार। लोगों को मतलब हमारी इंडस्ट्री के लोगों को लगता है कि बंगाली है यार वो। लाइक मैं बाकी को एकदम वल्गर जिसको बोलता है उसको मैं अवॉइड किया, आज भी करता हूँ, आज तक उसमें टिका हुआ हूँ। उसमें एक चीज़ होता है कि पता नहीं मेरा नुकसान तो बहुत हुआ। दैट वाज द टफेस्ट सॉन्ग इन माई लाइफ। हो जाने के बाद What a song, जब सुना मैंने खुद ही डर गया। मैं बोला इस गाने को तो दोबारा नहीं गाऊंगा कभी भी स्टेज पे। कुछ लोगों ने बोला भाई अरे बहुत खड़ूस है। जो हमारे साथ मिलते हैं ना उनको पूछो कि मैं कैसा हूँ। बोलता है ना सक्सेस से आपको पहुँचाते हैं, अब निगल भी लेते हैं जी। तो सक्सेस आपको मुझे निकल नहीं पाया, क्योंकि मैं जैसा था वैसा आज भी हूँ, ऊपर वाले ने वैसा ही रखा हुआ है। आँखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा। या आज का शो जो है ना, ये इंटरव्यू थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। आज शुरुआत मैं कर रहा हूँ, ओके। और क्या शुरुआत किया आपने सर, थैंक यू। कुमार सानू जी मेरे गेस्ट है आज, तो म्यूजिकल शुरुआत सर से ही होनी चाहिए। बिल्कुल। और स्पॉटलाइट सेशंस पे आज हमारे गेस्ट, जो आपको ऑलरेडी पता है, इज ऑफ कोर्स आर एब्सोल्युटली लेजेंडरी, द मोस्ट टैलेंटेड सिंगर दैट वी हैव इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड, मिस्टर कुमार सानू। थैंक यू सर। क्या शुरुआत कर दिया आपने, मतलब माहौल ही हो गया है अब तो। और ये गाने का महत्व आज बहुत है, क्योंकि वापस आ गया है ये भाई, तेरा स्टार है में, ये गाना, और लोग फिर से गुनगुना रहे हैं आपके गाना भाई का। हमको यही कहना है कि भाई जाओगे कहाँ, हमें छोड़ के जाओगे कहाँ, जहाँ भी देखोगे हम हैं। सो 90s एक ऐसा दौर था जिस दौर का ये गाना माइलस्टोन गाना था। एंड थैंक टू द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर के वो लोगों ने इस गाने को चूज़ किया और इस गाने को बखूबी जी। और हमारे साथ जो दो सिंगर और गाए हैं वो है पलक एंड देव। दे आर वेरी गुड सिंगर एंड बहुत अच्छा मैचिंग हुआ, जिसको बोलता है ना, बहुत अच्छा मैचिंग हुआ। एक देखो 4 डिकेड गाना गाने के बाद फिर कोई यंग सिंगर के साथ मिला के चलना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट थिंग, बट व्हाट एवर इट इज़। सर मुझे लगता है कि 40 इयर्स हो या उससे भी ज़्यादा, जब गाने इतने खास हो और जब गाने इतने स्पेशल हो तो वो चलते ही रहेंगे। और आपका करियर आई थिंक इस बात का सबूत है कि इफ़ यू आर टैलेंटेड, इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग, देन यू विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड। सो अब जब इस गाने से शुरुआत की है, अब तो बहुत कुछ बातें करनी है आपके साथ, आपकी ब्यूटीफुल करियर लाइफ के बारे में। पर बात हम रिमिक्स और एक अलग वर्जन की बात कर रहे हैं, राइट? जैसे कि आपका ये गाना इतने सालों बाद वापस आया इस ओर में। पर मुझे याद है आपने कहा था कि रीमिक्स को भी एक इज्जत और एक तरीके से करना पड़ेगा, करेक्ट? क्योंकि ये सब लेजेंडरी गाने हैं, ये सब आइकॉनिक गाने हैं, और लोगों को हर रीमिक्स से वो खुशी नहीं मिलती है सर। बहुत सारे ऐसे रीमिक्स आए जो काफ़ी टाइम पे क्वेश्चन होता है कि आपने ओरिजिनल सिंगर को ही नहीं लिया, या तो आपने उनका जो मिठास था या उनका जो एक आवाज़ की जादू है वही मिसिंग है। तो ट्रेंड के चक्कर में ये भी सुनने को मिलता है। आपकी राय क्या है इस पे? आई एम हैप्पी विद दैट के कम से कम
पब्लिक का क्वेश्चन तो ये उठता है, देखो 90s के गाने जो है उस गाने को भुलाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उस गाने का जो फॉलोअर्स है, आई थिंक बच्चे से बूढ़े तक हर किस्म के लोग पसंद करते हैं उस 90s के दौर के जो गाने हैं। नॉट ओनली मी, बाकी हमारे साथ जितने भी कॉलिग सिंगर्स हमारे थे सबका, बट कॉम्पोजिशंस एंड लिरिकली पावरफुल ये सब चीज़ें जो था वो काम कर गया। अभी लोग समझते हैं कि भाई कौन सा चीज़ अच्छा है और कौन सा बुरा है। आजकल तो लोग बहुत कॉन्शियस है। मुझे लगता है इसमें जीत है सर, क्योंकि उन्हीं चीज़ों के लिए लोग लड़ाई करते हैं जिनको वो बहुत प्यार करते हैं। तो इसलिए कुछ गाने 90s के जो आपने गाए हैं और ऐसे आप उदित जी ने गाए हैं, उन मतलब लड़ते हैं लोग उन गानों के लिए। तो अगर हम बात कर ही रहे हैं 90s की, मैं तो उससे भी आगे जाना चाहूँगी, क्योंकि अब तो लोगों को पता है कि आपके नाम के पीछे भी एक कहानी है। अपने अपने हक के लिए लड़ना, अपने आइडेंटिटी के लिए लड़ना आपने बहुत पहले से सीखा था। तो मुझे कहानी पता है, पर आपके ज़ुबानी मुझे लगता है और अच्छी लगेगी लोगों को। तो बताइए इनको, कैसे आप कुमार सानू बने? देखिए, कुमार सानू कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई जिन्होंने ये नाम दिया, एंड उन्होंने मेरे को ये नाम रखा था कि ताकि मेरे को मुझे पता नहीं चले, लोगों को पता ना चले, ख़ास करके हमारी इंडस्ट्री को, ये कौन से कास्ट के है, बंगाली है या क्या है। क्योंकि बंगाली होने से ना एक जैसे मैं बात कर रहा हूँ अभी, आपको पता चल रहा है कि मैं बंगाली हूँ, बट जब मेरा गाना सुनते हैं तो आपको 100% उर्दू क्लियर सुनाई देता है, बिल्कुल। एंड करेक्ट उर्दू। तो मैं वर्कआउट नहीं किया बोलने के ऊपर, मैं बोला देखो आगे वाला समझ जाए, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। एंड कल्याण जी भाई बोला कि तुम्हारा डिक्शन इतना पावरफुल है, लेकिन तुम्हारा नाम जैसे ही सानू भट्टाचार्य जी आता है तो लोगों को लगता है कि अरे बंगाली है यार। लोगों को मतलब हमारी इंडस्ट्री के लोगों को लगता है कि बंगाली है यार। वो हमारे पहले भी बहुत सारे सिंगर्स थे बंगाली, जिनका टोन जो है, जो गाना गाते थे, आज भी सुनने से पता चलता है कि एक बंगाली गा रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, इससे हमको उन्होंने पहले ही निकाल लिया था। उनका सोच ये था, पहले ही उन्होंने निकाल के मेरा नाम उन्होंने दिया, ये होता है कुमार सानू, ताकि किसी को पता ना चले कि तुम बंगाली हो या मराठी हो या गुजराती हो या यूपी के हो या कहाँ का, दिल्ली के हो, कहाँ का। तो हम बोले सर आप जो देंगे सर आप। तो उन्होंने ये नाम रखा था, एंड कुमार सानू तब से ही शुरू हुआ, जादूगर के टाइम से। और फिर बस इतना पॉपुलर हो गया कि वो नाम हम लोग लेते लेते रुकते नहीं थे। मुझे पता है कि आज जब लोग आपकी शोज़ पे जाते हैं, आपकी लाइफस्टाइल को देखते हैं, उनको लगता है कि यार हमको भी ऐसे बनना है, बहुत शोहरत है, बहुत पैसा है। लेकिन जहाँ से आपने शुरुआत की थी, वहाँ ये सब बिल्कुल नहीं था। आप एक सेल्फ मेड आर्टिस्ट हो, खुद के लिए आपने लड़ा, और ऐसे ऐसे जगह से गाना तब 100 रुपये में भी गाया करते थे आप, आज तो हाँ वो तो है। कभी कभी आप उन दिनों के बारे में सोचते हो जब क्या लोग कहते हैं ना, पेट के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है अपने सर्वाइव करने के लिए। और फिर मुझे लगता है आप जैसे लोगों को, आप तो बहुत ही विनम्र इंसान हैं, आप हम्बल है, तो मुझे पता है आप लोगों को पैसों की वैल्यू है आर्ट के साथ, तो मुझे लोगों को वो कहानी भी शेयर करनी है आपकी। देखिए, जब जहाँ तक पैसे की सवाल है, ये पैसा तो हम लोग पहले मांग नहीं सकते थे, बट ये जो हक है ना, ये हक दिलाया हमको गुलशन कुमार ने। गुलशन जी ने हमें सिखाया कि तुम्हारा जो हक है तुम उसको मांग के ले लो। एंड आफ्टर दैट वी स्टार्टेड दैट आस्किंग मनी फॉर द म्यूज़िक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, नॉन म्यूज़िक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। तो हमें सिखाया जिन्होंने, वो है गुलशन जी। तो उनको तो शरण करना ही चाहिए हमेशा। हमारे म्यूज़िक इंडस्ट्री के हर इंसान को उनको शरण करना चाहिए कि भाई इस शख्स ने हमारे म्यूज़िक इंडस्ट्री को कहाँ से कहाँ उठा दिया था। एंड म्यूज़िक का एक जो कंट्रीब्यूशन होता है फिल्मों में, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, उन्होंने उसका सही मायने लोगों को समझाया कि भाई म्यूज़िक एक ऐसा पार्ट है फिल्म का जिसके वजह से अगर आपका फिल्म कमज़ोर भी है, म्यूज़िक की वजह से कभी कभी वो सही वजूली हो जाता था।
ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। एंड आई थिंक गुलशन जी का नाम इसीलिए मैं लेना चाहूँगा। जी बिल्कुल। और और वैसे भी मेरा गॉडफादर तो ही है। बिल्कुल, उन्होंने आपके टैलेंट को पहचाना और उन्होंने आपके लिए बहुत लड़ाई भी की है। यस। ऐसे बहुत पॉपुलर गाने, मैं तो धीरे-धीरे आने वाली थी लेकिन गुलशन जी का टॉपिक आ गया। गुलशन जी का टॉपिक आया तो मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। जी। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं कलकत्ता में था उस समय मेरा एक उषा उत्थुप जी के स्टूडियो में एक गाना रिकॉर्ड, एक एल्बम रिकॉर्ड किया था हम लोगों ने, जब मैं स्टेज शो करता था फर्स्ट। मेरा उसका नाम था तरंग। तरंग का 10 गाना हम लोगों ने रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद वहाँ के एक जो डीलर था, वो गुलशन जी का डीलर था, वो डीलर ने मेरे को लेके दिल्ली आया। अच्छा, उस समय मेरा पहला जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, जी। तो गुलशन जी मेरा गाना सुना, बोलता है कि अच्छा एल्बम है, हम लोग इसको रिलीज़ करेंगे, कोई बात नहीं, हम लोग ले लेते हैं गाने को। अच्छा, गाना ले लिया, गुलशन जी के दिमाग में वो बैठ गया कि इस लड़के का आवाज़ थोड़ा किशोरदा से मिलता जुलता है। तो ये गुलशन जी के दिमाग में बैठ गया और वो गाना सुन के, वो तरंग का गाना अगर कोई सुने तो उनको पता चलेगा कि उसमें कितना टफ सॉन्ग है, कितना वेरिएशन है, बहुत ही अच्छा सब गाने हैं। तो गुलशन जी के दिमाग में था। एंड आफ्टर दैट उन्होंने मेरे को ढूंढना शुरू किया, कहाँ है ये लड़का, वाह! ये जो लड़का था ये कहाँ है। तो मैं जब बॉम्बे आया, एंड उस समय मैं घूमते घूमते टीसी सुपर कैसेट का ऑफिस है, ये ऑफिस था उस समय जूहू में, वो सर्कल, क्या नाम है, जूहू सर्कल जो है, वो सर्कल के पास JBPD स्कीम, अमिताभ जी के घर के थोड़ा सा और इधर हमारे तरफ। तो वो सुपर कैसेट के ऑफिस में मैं बाई चांस चला गया, तो उन्होंने मेरे को उनका जो क्या नाम था उसका, शैलेश करके कुछ नाम था उनका। अच्छा। उनका जो पिए था, जी। उन्होंने मेरे को बोला कि अरे आप सानूदा है, सानू जी है। हम बोला हाँ। बोले आपको कब से ढूंढ रहे गुलशन जी, आइए आइए आइए। मेरे को लेके गया, अंदर लेके गया। गुलशन जी बोलते अरे सानू, तू कहाँ थे यार, कितना दिन से ढूंढ रहा हूँ मैं तुमको, तेरे को ढूंढ रहा हूँ, तू करके बोलते थे मेरे को, ढूंढ रहा हूँ। एंड बस उसी दिन से मेरा कैरियर का बोले तो मतलब बॉम्बे में रहने के लिए जो पैसा वैसा चाहिए होता है, सब कुछ चाहिए होता है, सब गुलशन जी के थ्रू। एंड फर्स्ट फ्लाइट में चढ़ना, फर्स्ट फ्लाइट में गाड़ी, सब कुछ इस आदमी की वजह से मेरा हुआ। वाह! मैं फ़्लाइट में चढ़ के दिल्ली गया, दिल्ली जाके किशोरदा के कवर वर्सन गाया, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, ऐसा करते 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 मैं 40-45 वॉल्यूम उनका जी। गा दिया, सारे गाने गा दिया। उन्होंने पैसा भी दिया मेरे को, तो उससे मेरा चल रहा था, अच्छा खासा। एंड आफ्टर दैट उन्होंने जीना तेरी गली में उनका पिक्चर बन रहा था, उसमें 2 गाना गवाया था। तो इस तरह से गुलशन जी मेरे लाइफ में एक मतलब पता नहीं, एक गॉड बन के आए थे मेरे लाइफ में। तो ये कहानी था गुलशन जी के साथ मेरा मुलाकात होने का, एंड देन स्टार्टेड ऑल दिस थिंग्स। आपने किशोर जी का नाम लिया। बिल्कुल। आपने खुद कहा हुआ है आप बहुत बड़े फ़ैन रह चुके हैं उनके। फैन क्या, मैं तो उनको फॉलो किया ज़िंदगी जी। भर। और आपने इतना अच्छा फ़ॉलो किया कि लोग, जब बिगिनिंग में आप इंडस्ट्री में नहीं अभी आए थे, तब भी लोग आपसे यही गवाते थे कि किशोर जी का गाना गाने के लिए कहते थे आपको, राइट? यस। और इनफैक्ट आप इतना अच्छा गाते थे कि आपकी उस टाइम पे थोड़ी बहुत इनकम हाँ, वहीं से होती थी। एम आई करेक्ट? यस। तो अगर हम लोगों को बोले कैसे आप गुजारा करते थे इसके पहले, बिफोर मीटिंग गुलशन जी, तो लोगों को पता चलेगा आप कैसे गुजारा करते थे। तो वो होटलों में गाते थे, जी। लोगों को मालूम है अभी कि मैं बार में गाना गाते थे, और बहुत गज़ल वज़ल भी गाते थे, सब कुछ गाते थे, ऑल काइंड ऑफ सॉन्ग्स गाते थे, एंड पैसा बहुत कमाते थे। क्या वहीं से वो वॉइस में जिस तरह से आपका वेरिएशन है, किशोर कुमार जी के वॉइस की सबसे बड़ी ताकत ये थी, वो कोई भी गाना गा सकते, बहरूपिया की तरह थे, है ना, एनी जॉनर। और आई थिंक बिकॉज आपने उनको इतना फॉलो किया था, आपका भी एक हो गया था, शायद सैड सॉन्ग हो, कुछ भी हो, आई थिंक वो खूबी आप में हो गई थी। क्या ये सही है? सही है, ये आपने एकदम सही पकड़ा, क्योंकि गुलशन जी जो मेरे को किशोरदा का कवर वर्सन कराया, तो किशोरदा का कम से कम 400-500, 600, 700 गाना तो मैं गा दिया था, रिकॉर्ड कर लिया था। तो उनमें ना मेरे को किशोरदा का जो वेरिएशन था, वो वेरिएशन मैं उसको एडॉप्ट किया धीरे धीरे।
तो मैं उसमें देखा कि मैं कठिन गाना भी गा पा रहा हूँ, पॉप नंबर भी गा पा रहा हूँ, स्लो नंबर भी गा पा रहा हूँ। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब जो चीज़, तो मैं तो देखो कलकत्ता से आया था, तो मुझे ये सब एक्सपीरियंस नहीं था। तो ये कवर वर्सन के ज़रिए मेरे को सारा सीख मिला। ये जो सीख है ना, किशोरदा का गाना गाते गाते ये सीख मिला मुझे। एंड उनसे मैं बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ, कि वर्ड्स का थ्रोइंग है। एक ऐसा सिंगर है किशोरदा कि किशोरदा का कोई भी गाना आप उठा लीजिए, आप उस गाने का एक भी वर्ड आप मिस नहीं करोगे, जी क्रिस्टल क्लियर आपको सुनाई देगा। दैट इज़ क्लियर डिक्शन। बिल्कुल ये एक चीज़ सीखा मैंने। बिल्कुल। उनका वेरिएशन, उनका योडलिंग, उनका जो दुख वाले गाने में जो हस्की करके टोन बनाना, तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये मैंने सारी चीज़ अडॉप्ट किया। ये प्रॉब्लम तो नहीं कहूँगी, पर मुझे लगता है ये होता है आर्टिस्ट के साथ कि आप एक चीज़ को इतना अच्छा करते हो और आपकी इंडिविजुअलिटी भी है, पर कंपैरिजन होना शुरू कर नहीं, इंडिविजुअल यही तो है। तो आपने अच्छा बोला, अच्छा क्वेश्चन किया। ये क्वेश्चन में मैं आ रहा हूँ जी कि हर सिंगर का एक टेंडेंसी होता है कि हम जिसको फॉलो करके आते हैं, हम उसी में अटक के रह जाते हैं। एंड दैट इज़ द रॉन्ग थिंग। अगर मेरा गाना कोई गा रहा है, मैं कुमार सानू का कोई फॉलो कर रहा है, तो कुमार सानू का गाने का हमारे जो शैली है, हमारा जो टेक्निक है, उसको आप ले लो, बट अपनी आवाज़ से उसको गाओ, जी उस शैली को एडप्ट कर लो। स्टाइल ऑफ सिंगिंग या थ्रोइंग या एक्टिंग, जो कुछ भी है आप एडप्ट कर लो, बट जब गाओगे तब अपनी वॉइस में गाओ। ये अगर कर सकते हैं ना, तो कोई भी सिंगर किसी को भी फॉलो करे, वो अपना आइडेंटिटी बना सकते हैं, जैसे मैंने बनाया। मेरे को सबसे बड़ा मौका कहाँ आया, आपने मेरा आशिकी से पहले जो गाना आप सुनेंगे, आशिकी से पहले, जी उसमें आप देखना मेरे को 85% 90% किशोरदा का झलक, 90% किशोरदा का झलक पूरा गाने में। बट जैसे आशिकी आया, एक मौका हमारे सामने आया, तो मैंने कोशिश किया कि अपना जो पन है, अपनापन जो है, उसको मिला के गाना पेश किया। लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। और वो कंपैरिजन्स भी कम हो गए, नहीं तो हमेशा ये बात आती है, Yes. अरे ये अरे बहुत- किशोर जी को कॉपी करते हैं क्लोन क्लोन किशोर क्लोन, ये क्लोन मैं बहुत सुना जिंदगी में। पर मुझे आपने सही कहा, मैं वही बोलने वाली थी, आशिकी ने पूरा गेम बदल दिया, जैसे मैं कहती हूँ। और मुझे ये भी आई थिंक कहना है, आशिकी पे आ ही गए हैं, तो आशिकी का जो मेन टाइटल ट्रैक है, ये सुनने में आया था उस वक्त कि आपके लिए गुलशन जी लड़े कि उनको ही गवाएंगे। दो बहुत सारे लोगों को बोला जा रहा था ये मौका, लेकिन तब तक उनको फुल भरोसा था आप पे। हाँ, पता नहीं, मेरे को गुलशन जी शुरू से ही मेरे को इतना प्यार दिया। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि गुलशन जी का नाम इसलिए बार बार ले रहा हूँ कि उन्होंने शुरू से ही, जिस दिन से मेरा पहली मुलाकात हुई, एंड उसके बाद जो हमने गुलशन जी से मिले, तो गुलशन जी इतना प्यार से पेश आया और हर चीज़ का ख्याल रखते थे। खा रहा हूँ कि नहीं, क्या गाड़ी का कोई तकलीफ नहीं है, घर में रूम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो 501 ग्रेटर कैलाश में बड़ा बंगलो था, उसमें मुझे रखते थे वो। तो ये चीज़ ना, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि म्यूज़िक का जो स्टैंडर्ड आज देख रहे हैं, बिकॉज ऑफ गुलशन कुमार, नो डाउट इट इज़। तो आशिकी के एल्बम के बाद तो आपकी पूरी लाइफ बदल गई, क्योंकि हर तरफ आपके कैसेट्स, आपका ही वॉइस, हर जगह। उस समय पे आप जिन्होंने खुद की करियर एक्चुअली खुद ही बनाई थी, इतना परिश्रम करके आप आगे आए, यस। हाउ डिड यू हैंडल दैट फेम? उस समय वो रियल जो पॉपुलैरिटी होती है उस समय की, आई थिंक आपने देखी थी हर जगह। देखिए, ये चीज़ डिपेंड्स ऑन योर अपब्रिंगिंग। आप घर में जो माहौल देखते हैं, आप अपने पिताजी को, माँ जी को जैसे देखते हैं कि वो लोग किस तरह से ज़िंदगी बिता रहे थे, उनका क्या उसूल था, क्या नेचर था, ये सब हमारे में कूट के भरा हुआ है। खुददारी, दयालु, ये सब बहुत सारी चीज़ें जो है, ये सब चीज़ें हमारे में कूट के भरा इसलिए हुआ है कि हमने घर से वो चीज़ देखा कि डैडी किस तरह से थोड़ा सा पैसे में कैसे गुजारा करते थे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। एंड मामी को देखा कि जितने भी आए उतने में सबको खिलाना, भले खुद ना खाए, पर उसमें में भी उसमें से भी कुछ पोर्शन बाजू वाले गरीबों को दे देना, थैली में भर के छुप के। मैंने देखा ये सब चीज़ें। तो
वो सब चीज़ें हमारे अंदर आए तो कभी भी हमारा ज़मीन से पैर अलग नहीं हुआ, हमको सक्सेस कभी भी निगल नहीं पाया। बोलता है ना, सक्सेस एक आपको पहुंचाते हैं, अब निगल भी लेते हैं, तो सक्सेस आपको मुझे निगल नहीं पाया, क्योंकि मैं जैसा था वैसा आज भी हूँ, और ऊपर वाले ने वैसे ही रखा हुआ है, वैसे ही ठाट बाट से, वैसे ही ढंग से, वैसे ही रहता हूँ। तो ये दिस इज़ बिकॉज ऑफ कि आपको 2-3 चीज़ ज़िंदगी में फॉलो करना पड़ता है। एक तो है स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, आपको कोई चीज़ अच्छा ना लगे तो बोल देना ना, हम लटका के नहीं रखते, हम नहीं कर पाएंगे, नहीं मेरे से नहीं होगा, कर पाएंगे तो बोलेंगे हाँ करेंगे। तो एक तो ये उसूल होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना। दूसरी बात है आप इस समाज के लिए थोड़ा बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन करो, जितना भी हो सके, अगर आपके पास है तो एक चीज़ वो है, और दूसरा है ज़रूरत ना पड़े तो झूठ मत बोलो। बहुत मरने जैसा हालत हो जाए तब झूठ बोलना कोई बात नहीं है, लेकिन ज़रूरत ना पड़े तो खमखा झूठ नहीं बोलने का। आपने बात बिल्कुल सही कही है, लेकिन आपको ये भी पता है इस इंडस्ट्री में जो इंसान बहुत सच्चा होता है, जो आप जैसा उसको ऑनेस्ट होता मुसीबत है, झेलना पड़ता है मेरी तरह। आपकी तरह। यस, मुझे लोगों को ये बताना, पर आप हमेशा से आपके उसूलों पे टिके रहे, बिल्कुल रहा। बिकॉज ऑफ विच मुझे लगता है आपने जो चॉइसेस की गाने की, जिस तरह से आपने फेम के बाद, मैं सब पोस्ट आशिकी की बात कर रही हूँ, तब भी तो सब चाहते थे डिफरेंट टाइम, और ऐसा नहीं है कि 90s में बहुत सुरीले गाने थे, लेकिन बहुत सारे अजीब गाने भी थे वो सर। तो होता ही है, वो तो होता ही है, हाँ। बहुत अजीब लिरिक्स, बहुत अजीब गाने, अच्छे बुरे लेके ही सब कुछ होता है। बिल्कुल हाँ, वो तो होता है। होता ही है, लेकिन आपके चॉइसेस बहुत क्लियर थे, तो मैं उस पर डिस्कस करना चाहूँगी। राइट, उसके बाद दीवाना आया, चाहे बाजीगर आया, चाहे और भी साजन, ऑफ कोर्स, साजन, सड़क, सड़क, बहुत सारे। राइट, तो मैं कह रही हूँ कि पर चॉइसेस क्लियर थी, लिरिक्स सुन लो, धुन सुन लीजिए, तो इसमें भी मुझे लगता है छांटना तो पड़ता है एक सिंगर को। यू नो, आई थिंक यू ऑल्सो डिड दैट। एक मेरा उसूल था कि मैं वल्गरिटी नहीं लाऊंगा, लेकिन क्या है कि मैं कभी एक आध जगह फेल हुआ इस चीज़ में, क्योंकि मेरे को प्रेशर ऐसा था कि नहीं गाऊंगा तो चलेगा नहीं। तो एक दो गाना मेरा है, एक गाना या दो गाना हाँ बज गया तबला तबले में, इस तरह के हाँ गाना है। एक दो है। तो बाकी मैं लाइक में बाकी को एकदम वल्गर जिसको बोलता है उसको मैं अवॉइड किया, अवॉइड किया, आज भी करता हूँ, आज तक उसमें टिका हुआ हूँ। तो उसमें एक चीज़ होता है कि पता नहीं मेरा नुकसान तो बहुत हुआ, लेकिन आई डोंट माइंड। और उस समय पे तो हम आज म्यूज़िक माफिया की बातें करते हैं, उस समय में भी थे ऐसे लोग थे ना जो म्यूज़िक को पूरा चलाते थे और उनको ना सुनने की आदत नहीं थी। सो आप समझदार हो, आप समझदार हो, समझ पर गए। सागर सर, आप ना तो बोलते रहे, पर फिर भी आप हिट पे दे तो रहे थे, तो वो हुआ कैसे? मतलब मुझे डिफिकल्ट तो होगा। एक चीज़ है कि जब आपका एक पोजीशन बन जाता है ना, हिट दे दे के आप एक पोजीशन बन जाता है ना, तब धीरे धीरे लोग आपका सुनना शुरू करते हैं। थोड़ा पावर आपको आपको थोड़ा सा पावर मिल जाता है, तब आप अपना जो चॉइस है, अपना जो उसूल है, उसको और मजबूती से रख सकते हो। तो हमने भी वही किया, डरे नहीं ना, डरना तो सवाल ही नहीं है, डरना तो सवाल ही नहीं है। अगर डर जाएंगे तो बस गया, जो डर गया सो मर गया। बिल्कुल। तो मैंने इतने सारे अभी गाने के नाम लिए, आपको याद है कुछ मेमोरीज आशिकी से, वो ऐसे गाने गाते हुए जो आपको याद है उस समय पे? तो बड़ा ऑडियंस के लिए थे मज़ेदार। पहले नदीम समन ने मेरे को माइक पे कभी सुना नहीं था, तो पहला रिकॉर्डिंग कर रहा था हम लोग सुदीप एक स्टूडियो हुआ करता था 19th रोड पे, जूहू पे, तो सुदीप में था। और फर्स्ट डे हम लोग गाना गाने गया था नज़र के सामने जिगर के पास। वाह। तो हाँ, तो नज़र के सामने जिगर के पास गाना गाने गया, तो जैसे ही मैं माइक पे खड़ा हुआ, नज़र के सामने जैसे ही बोला, नादिम अंदर से टाइगर टाइगर गुड टाइगर, तो टाइगर शब्द वहाँ से शुरू हुआ। अच्छा। हर गाने में वो टाइगर टाइगर बोलते थे, और हर गाने में लास्ट में वो टाइगर शब्द एकदम पक्का हो गया था। तो वो एक दिन मेरे को याद है,
एंड जैसे ही मैं गाना गा के अंदर आए सिंगर रूम बैलेंसिंग रूम में मॉनिटर रूम में जब आए तो आते एंट्री लेते ही उन्होंने जेब से बंडल निकाला 100 का और उड़ाया। ये मुझे याद है। वाह। तो ये बड़ा सिचुएशन आप सिचुएशन आप समझ सकते हो कि जी, किस तरह से होता है ये। तो मैंने भी ये सब चीज़ देखा। तो नदीम जी बहुत प्यार करते थे, नदीम सावन भी बहुत प्यार करते थे क्योंकि उनके साथ मेरा सारे टीम एक साथ हिट हो गया था। जैसे समीर दा, नदीम सावन जी, फिर अनुराधा पौडवाल जी एंड मैं, और ये सब मिलके एक टोटल टीम जो है ना, ये हम लोग उभर के आए थे। तो और फिर आपके वॉइस को डिक्लेयर कर दिया द वॉइस ऑफ रोमांस। हाँ, शाहरुख बिकेम द किंग ऑफ रोमांस, बोथ ऑफ यू बिकेम द किंग ऑफ रोमांस एंड द वॉइस ऑफ रोमांस। तो वो शुरुआत कहाँ से हुई? आपको इतनी अच्छी एक जुगलबंदी जिसे हम कहते हैं, आपके तो थे ही, आपके मेरा म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ वो था ही, लेकिन प्लेबैक सिंगिंग का इस तरह का एक जो मिलन था वो आई थिंक बहुत कम लोग कर पाए। ऑफ कोर्स यू नो वी हैव फ्यू अदर सिंगर्स एज वेल, पर वो बहुत प्यार मिला, राइट? आई मीन दीवाना सोच लो, बाज़िगर सोच लो, उसके बाद तो मतलब यू नो ऑफ कोर्स दिलवाले दुल्हनिया। तो मुझे ये जानना है, ये जर्नी शुरुआत कैसे हो रही थी, और आप उस समय पे ऐसे कुछ मौके थे जब आपको भी लगा यार बहुत अच्छा बैठ रहा है? देखिए मेलोडियस गाना बनता था उस समय, जी। और मेलोडियस में मेलोडी गाना मैक्सिमम मेलोडी होता था गाने में, और मेलोडी में एक चीज़ तो होता था या तो रोमांस या तो सैड, और बीच में एक आध कभी पॉप निकल जाता था, लेकिन मैक्सिमम होता था रोमांस एंड सैड। जी। क्योंकि लोग ये देखना पसंद करते थे कि भाई हीरो हीरोइन बागीचे में गाना गाते हुए पिट रहे, या गंगा जी के बाजू में, या समुंदर के उधर पहाड़ में। तो ये सब देखना पसंद करते थे लोग रिलैक्सेशन के लिए। तो वो जो रोमांस का गाना बनता था उसमें ज़्यादातर करके शुरुआती तौर पे मेरे को वो लोगों ने इस्तेमाल किया कि इस आवाज़ में उन लोगों को लगा, म्यूज़िक डेट्स को लगा कि इन आवाज़ में थोड़ा सा रोमांस ज़्यादा लग रहा है, तो इनको रोमांटिक गाना क्यों ना दिया जाए। धुरुम धड़ाम गाना की वजह से इनको रोमांटिक गाना दिया है। तो उन्होंने वो शुरुआत कर दी थी, और गाना जैसे ही हिट हुआ तो सारे रोमांटिक गाने हमारे पास आने लगे। लोगों ने कहने लगे कि किंग ऑफ रोमांस एंड मेलोडी किंग एंड ये वो वॉइस ऑफ रोमांस, ये सब बोलने लगे। तो ये शुरुआत नहीं है, जैसा ये एक उसूल है हमारे इंडस्ट्री का, जो जिस चीज़ में हिट होता है उसको उसी तरह से। अभी कोई एक पिक्चर में देखो, आगे ऐसा हम लोग बहुत सारा देखा होगा, एक पिक्चर हिट हुआ तो उसके देखा देखिए उस तरह की पिक्चर कम से कम 6 बन गया, और जी। ऐसा होता था। वैसे ही है, कोई एक हीरो हिट हो जाता तो उसके पीछे सारे प्रोड्यूसर भागते थे, कोई एक सिंगर हिट हो जाए तो उसके पीछे सारे म्यूज़िक डायरेक्टर भागते थे। तो ये तो इंडस्ट्री का उसूल है, ये तो कुछ नहीं कर सकते। तो ज़बरदस्ती किसी को रोमांटिक हीरो बना देते हैं, जैसे शाहरुख खान को रोमांटिक हीरो बना दिया, अमिताभ को एंग्री यंग मैन बना दिया, एंग्री यंग मैन, क्योंकि वो एंग्री हर पिक्चर में उसका एंगर दिखता था, एंड उसमें तो एंग्री मैन यंग मैन बना दिया। अच्छा, इस तरह से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें दे दिया, तो इस तरह से मेरे को भी एक नाम मिल गया। अच्छा है। बिल्कुल। और उस समय पे लोग कहते हैं कि एक्टर्स के लिए जिस तरह की दीवानगी होती थी, बहुत आई थिंक स्पेशली प्लेबैक सिंगर्स, राइट? क्योंकि आप किसी के लिए प्लेबैक कर रहे थे, लेकिन आप लोग के आवाज़ में वो जादू और वो बात थी जो लोग दीवाने हो गए थे। कितने बहुत सारे प्रपोजल्स मिले आपको, कितने सारे लोग दीवाने थे आपको। तो कैसा लगता था वो दौर? कैसे आपने संभाला द क्रेज़ एंड स्पेशली द वुमेन? बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था, और हर तरह से जैसा फूल ही फूल नज़र आते थे, चारों ओर से फूल बरसता है। लेकिन क्या है कि उसमें भी अपना माथा ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे माथा कभी भी ख़राब नहीं हुआ, माथा ठीक रखा। हाँ, एक मेरा जो स्टाइल था, उस स्टाइल को कुछ लोगों ने उसको बोला कि भाई ये बहुत घमंड है जी। इसको। कुछ लोगों ने बोला भाई अरे बहुत खड़ूस है। कुछ लोगों ने, जो हमारे साथ मिलते हैं ना, उनको पूछो कि मैं कैसा हूँ। बाहर से देख के लगता है ऐसा, पर एक जैसे मैं आज भी मैं सीने में फुला रखता हूँ, गले में 2 चेन रहेगा या 1 चेन रहेगा, हाथ में एक ब्रेसलेट रहेगा, ये तो आज भी है।
जी उस ज़माने में भी था। तो मतलब इसको देख के आपको पता चलना चाहिए कि मेरा उसूल सेम है। जी तो ये लोग समझते थे, कुछ लोग समझते थे कि भाई घमंड है। तो जो लोग जब मेरे नज़दीक में आना शुरू हुआ, बहुत सारे लोग, तो धीरे धीरे उन लोगों को पता चला, जैसे हर म्यूज़िक डायरेक्टर हमें इतना जी जान से प्यार करते थे। तो वो प्यार करते थे ऐसे नहीं, एक काम तो बोलता ही है, काम तो हम देते ही थे 100%, उसके साथ एक ह्यूमन बीइंग भी होना चाहिए, साथ साथ में एक इंसान का एक बिहेव भी होना चाहिए, टाइमिंग का पक्का, बातों में पक्का, ये भी काउंट किया जाता है ना, कि भाई ये जो अगर सानुदा ने बोल दिया मतलब पक्का होगा ही। वो बोल दिया 9 बजे आएगा तो 9 बजे ही आएगा। और वो घड़ी मिला लेते थे, बोले घड़ी मिला लो 9 बजे देखो सानुदा हाजिर। तो ये सब चीज़ धीरे धीरे काम करता है, धीरे धीरे लोगों के मन में ये बैठता है कि नहीं, ये आदमी अपना उसूल में पक्का है। तो ये चीज़ हुआ, बस मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। शानदार। ऐसे टॉपिक पे एग्जैक्टली आंसर नहीं किया, उनका क्या बात करनी है, इतनी लड़कियां पागल थी जो मैंने बोला। मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि मुझे लगता है विमेन आर सॉफ्ट, उनको जब ऑनेस्टी दिखता है तो वो प्यार वापस देते हैं। मुझे लगता है आपके गाने के थ्रू में देयर वाज सो मच रोमांस, देयर वाज सो मच सॉफ्टनेस दैट दे ऑल वांटेड देयर पार्टनर्स टू बी लाइक दैट। जैसे कि शाहरुख को वो प्यार मिला दिलवाले दुल्हनिया की वजह से, और आपको वही तरह का प्यार मिल रहा था। एंड आई थिंक वुमेन आर वेरी ऑनेस्ट इन एक्सप्रेसिंग, यस, है कि नहीं, बताइए। हाँ हाँ बिल्कुल, आप सही बात बोल रहे हैं कि बहुत सारे कितना फैंस का कितना कुछ सब आता था, वो पढ़ पढ़ के मैं सोचता था कि भाई कितना प्यार इन लोगों के दिल में है। एंड आज भी देखता हूँ मैं, आज भी जब मेरा कमेंट्स आता है यूट्यूब चैनल में, तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि वही सब यंग लड़का सब उस तरह से बोल रहे हैं। तो जो भी है, इट्स ऑल भाई ऊपर वाला जब तक मेहरबान है तब तक हम जिंदा है। वो तो होता रहेगा सर। मुझे ये बात बताइए, तो मैं बात कर रही थी शाहरुख और आपकी, क्योंकि दिलवाले दुल्हनिया की बात मुझे करना था, तो मुझे अगर वहाँ की अगर कुछ कहानी मिले तो बड़ा मज़ा आ जाएगा, क्योंकि वो तो उसके बाद तो और भी वो ट्रैक तो इतना पॉपुलर हुआ कि क्या बताए। नहीं, वो तो देखो, ये दिलवाले दुल्हनिया में मैं एक गाना गाया, और उसके बाद कोई गाना गाया नहीं। ये क्यों, ये आप जाके उन लोगों को पूछिए। एंड दैट वाज उस सदी का सबसे बड़ा हिट गाना था, तुझे देखा तो ये जाना सनम। उससे बड़ा हिट गाना कुछ था ही नहीं। बिल्कुल नहीं था। हाँ, बट ठीक है, इट्स ओके। बट आई थिंक वो एक कहानी था, वो सब लोग जानते हैं यार, 50 बार बोल चुका हूँ, सबको मालूम है कि हमारा ये गाने के बाद क्या हुआ था। बस मैं इसलिए ये गाना इसलिए ला रही हूँ क्योंकि उस टाइम पे लोग, कुछ ऐसे लोग थे जो आपके लिए लड़ तो रहे थे उस टाइम पे भी, जो आप साइड लाइन हुए, जो भी हुआ। और मुझे लगता है वो इसी बात का एक सबूत है कि आप सच्चे टैलेंट को मतलब साइड लाइन नहीं कर सकते हैं। क्या कहते हैं आप इस पे? देखो, आपको अगर काम करना आता है तो आप घर में तो नहीं बैठोगे। आपको राम नहीं लेगा तो शाम ले लेगा, शाम नहीं लेगा तो यदु ले लेगा, कोई ना कोई आपको निकल के ही लेके जाएगा। जी तो ऐसा ही हुआ, तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि ठीक है, कुछ पॉलिटिक्स हुआ, आज भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि तब हुआ और आज नहीं हो रहा है, आज भी हो रहा है। आज देखो, सबसे बड़ी बात मेरे को ये क्वेश्चन करने को दिल करता है कभी कभी कि आई एम द बिजीएस्ट पर्सन नाउअडेज, कि आशिकी के समय में जितना बिजी नहीं था ना, उससे ज़्यादा बिजी मैं अब हूँ। वाई? इतने सारे स्टेज शोज है, इतने सारी चीज़ें आपके, सारा सोल्ड आउट शोज, लोग भर भर के आ रहे हैं, मतलब हर शो सोल्ड आउट, 7 दिन पहले 8 दिन पहले सोल्ड आउट हो जाता है। तो लोगों के बीच में मैं हूँ, ये बात जब तक हमारे इंडस्ट्री के लोग नहीं समझेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? दैट इज़ नॉट माई फॉल्ट, बिल्कुल। दे आर मिसिंग दैट। हाँ, तो ये थिंक कि मेरा शोज़ करता हूँ, मैं टीवी शोज़ करता हूँ, मैं अपना यूट्यूब चैनल में आप देखो मिलियंस एंड मिलियंस फॉलोअर, जी एक गाने में 8-8 10-10 मिलियन। तो ये लोग हमें पसंद करते हैं भाई। हमने जो 25-26 हज़ार के ऊपर गाना गा दिया, और गाना गा के इतना मेहनत करके गा के सब कुछ करके एक जगह बनाया, आप लोग एक झटके में उसको विदा नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। यू कांट डू दिस। सर, मैंने ये टॉपिक इसलिए भी उठाया, मैंने पहले भी म्यूज़िक माफिया की बात की और आपने कहा तुमको पता है ये बातें, क्योंकि मैंने
सोनू जी से भी बात की थी इसके बारे में, और वो भी आपकी तरह ऐसे बिल्कुल सच्चे आदमी हैं। तो उन्होंने ये कहानियाँ इसलिए दोबारा कॉन्वर्सेशन में आती है क्योंकि बहुत सारे सिंगर्स ना आप लोग को देख के ना लगता है कि ये इंसान बाहर से आके अपनी जगह बना के कुछ बन पाया, तो शायद हम में भी वो जज्बा है होना ही चाहिए। और हम भी कहीं को पहुंच सकते होना हैं। ही चाहिए। लेकिन इंडस्ट्री पॉलिटिक्स और म्यूजिक माफिया एक सच्चाई है, और ये तो है। इसमें और आपने सही बात बोल रहे हैं। हमें देख के इंस्पायर होके कोई अगर आए यहाँ गाना गाने के लिए तो ये होना ही चाहिए, बट उनको ये कहूँगा कि ऐसे दौड़ के नहीं आ जाओ, अपने आप को थोड़ा सा तैयार करके फिर आओ, फिर आके इस इंडस्ट्री में आप तो छोड़ दो, आप तो कोई मुश्किल है आपको, आप मत आओ, क्योंकि आप आने से बहुत मुश्किल है। सब क्यों? क्योंकि ये क्या है कि आपने देखा होगा कि इंडस्ट्री में ना हर एक चीज़ का एक दायरा बन गया। इस दायरे के अंदर जो लोग एक फिक्स लोग हो गया कुछ जी, जो वहीं से गवाएंगे, वहीं सिंगर्स से गवाएंगे, जो आपके साथ भी हुआ था सर। हुआ था। लेकिन हमने कभी जैसे उस समय म्यूजिक डायरेक्टर नादिम समन जी थे, जतिन ललित, अनुगम कुछ लोग लड़ाई करते थे। नहीं, वो आपस में क्या करते थे मालूम नहीं, लेकिन मैं सब जगह गाता था। हम्म, कोई दायरा नहीं था एक सिंगर का या एक एक्टर का या एक म्यूजिक डायरेक्टर का, कोई दायरा नहीं होना चाहिए, रोक नहीं थी। हाँ, बैरियर नहीं होना चाहिए। तो बैरियर हुआ तो समझ लो वहाँ पे पॉलिटिक्स शुरू हो जाता है। जी, तो मैनिपुलेशन सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है हमारे घर में ये आदमी रोज आते हैं, चलो इसको एक काम देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है। आर्ट को अगर कॉम्प्रोमाइज़ किया तो आर्ट ख़त्म। वेरी ट्रू। तो आर्ट को आर्ट की तरह से लेना चाहिए। जिसके पास है वो टैलेंट उसको आप काम कराओ, जिसके पास नहीं है उसको आप भले तुम 10,000 रुपया दे दो हाथ में, बेटा तू 2 शर्ट खरीद लेना, अच्छा खा लेना, और ज़रूरत पड़े तो मेरे से लेके जाना, लेकिन गाना नहीं गवाएंगे या तुमको एक्टिंग नहीं कराएंगे या तुमको हम और तो जिसका नहीं है उसको आप कराएंगे तो फिर वो अलग चीज़ होती है। ये बिल्कुल सही कहा आपने सर। मुझे लगता है ये, पता है, ये ना जैसे आपने कमेंट्स की बात की ना, ये सही बात की। बहुत सारे लोग ये आवाज़ उठाते हैं कि अभी भी एक्टिंग सिंगिंग कर रहे हैं, सोनू निगम हो गए या आप हो गए, उदित जी हो गए, इनको क्यों नहीं गाने मिलते हैं? ये तो क्वेश्चन हमको हमारे से ज़्यादा आपको करना चाहिए। तो हम करते हैं इसलिए सर हमेशा लाया हमने ये आवाज़, हमेशा हमने ये बात बोली है। आज भी हम जिस गाने से शुरू किया था, आज डीजे को, ये गाना अभी कितना दिन हुए? अभी तो रिलीज हुआ है हाँ, इस 7 वीक जी। हाँ, 7 दिन होगा मैक्सिमम। इसमें 22 मिलियंस हो गया। बहुत प्यार मिला। मिल रहा, अभी आगे चल के कहाँ जाएगा देखो। जी जी बिल्कुल। तो ये जो है ना, लोग सुनना चाहते हैं। दिस इज ऑर्गेनिक। हर गाने की कहानी पूछूंगी जो मैं पूछना चाहूँगी और आप लोग म्यूज़िक लवर्स जानना चाहेंगे, वो तो हो नहीं पाएगा, पर मैं खुद ही इसलिए थोड़ा शॉर्ट में पूछना चाहूँगी, आपके लाइफ के सबसे यादगार गाने 1-2 एंड सबसे मुश्किल गाने कौन से थे? मुश्किल गाने तो देखो, मुश्किल गाने सबसे पहले याद आएगा क्योंकि मुश्किल था ना वो। बिल्कुल लाइफ में कोई भी मुश्किल चीज़ हो तो सबसे पहले याद रहता है वो। बिल्कुल बिल्कुल। मुश्किल गाना था मेरा एक खामोशी करके एक पिक्चर था जिसमें आंखों में क्या करके एक गाना था। इस गाने को मैं गाने से इनकार कर दिया था एंड स्टूडियो में जाके गाना लिख के फिर मैं बोला, जब सीखने लगे तब मैं बोला नहीं गा पाऊँगा ये, क्योंकि उसका रिदम मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। वो 5 मात्रे का गाना था। हाँ, तो उस समय बहुत चल रहा था टेक 5 करके कोई इंग्लिश म्यूज़िक आया था, फिर उससे इंस्पायर होके। तो एक्चुअली 5 मात्रा तो हमारे देश का ही है, लेकिन फिर भी वो गाना जो कंपोजिशन था, इट्स वेरी टफ जी। एक तो वो गाना मैं नहीं गाना चाहता था, फिर मेरे को जतिन ललित जी दोनों मिलके रिक्वेस्ट किया, मैंने बोला देखो नहीं कर पाऊँगा। संजय लीला बंसली बोला कि भाई अगर कुमार नहीं गाएगा तो इस गाने को ड्रॉप करो, कोई और गाना बनाओ। अगर वो नहीं गा पा रहे तो कोई नहीं गा पाएगा, ऐसा उनका कहना है। तो हमने बोला नहीं, कोई और तो गा ही देगा ना, जो क्लासिकल सिंगर होगा वो गा सकते हैं, 5 मात्रा गिन के गा देगा। बोले नहीं, हमको वो फील, वो जो हीरोइटिक बात है वो सब जैसा मेरा चल रहा था उस समय, इसलिए ठीक है। तो मेरे को बाबलूदा ने रिक्वेस्ट किया था, बाबलूदा मतलब पंचमदा का जो अरेंजर था बाबलूदा, उन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट किया था कि भाई सानू एक बार माइक पे जाके ट्राई तो कर, एक खाता किताब बंद करके तू सूटकेस बंद करके चले जा रहा है, ऐसी ठीक नहीं लगता है।
तो संजय जी भी अंदर बैठे हुए थे, संजय लीला बंसाली एंड जतिन ललित दोनों। तो फिर मैं एक तरीका निकाला, मैं बोला सारा म्यूज़िक बंद कर दो, आप मेरे को खाली उंगली में ताल दो और मैं गाऊंगा। तो उन्होंने अपने हेडफोन पे सारा म्यूज़िक ले लिया था और मेरा हेडफोन को एकदम ब्लैंक रखा था। जी। उन्होंने मेरे को उंगली पे बीट दे रहा था और उस बीट पे मैंने उनको फॉलो करके, उनको देख के मैंने गाना गाया। एंड दैट वाज द टफेस्ट सॉन्ग इन माय लाइफ। एंड हो जाने के बाद व्हाट अ सॉन्ग जब सुना मैंने खुद ही डर गया। मैं बोला इस गाने को तो दोबारा नहीं गाऊंगा कभी भी, स्टेज पे नहीं गा पाऊंगा। क्या गाते नहीं है गाना? ना बाबा, वो गाना कोई रिक्वेस्ट भी नहीं करता मेरे को। ब्यूटीफुल सॉन्ग। बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड ब्यूटीफुल कंपोजिशन, वेरी टफ कंपोजिशन। ऐसे भी तो जतिन ललित तो है ही, वो लोग ऐसा कंपोजर है ये पूछो मत। कि खाली जतिन ललित नहीं, हमारे लाइफ में जितने भी म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं ना, सबका मैं नाम लेना चाहूँगा। जैसे कि नौशाद साहब से शुरू हुआ था। नौशाद जी का तो सर्टिफिकेट देने की हमको ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल। उन्होंने प्रूव कर चुका था बहुत चीज़। तो उन्होंने मुझे गवाया, ये मेरे लिए बहुत ही भाग्य की बात है। उसके बाद नादीम सबन आया, फिर जतिन ललित, फिर अनु मल्लिक, फिर आनंद मिलिंद साहब, समीर सेन, दिलीप सेन एंड स्पेशली हिमेश रेशमिया एंड विशाल शेखर एंड उससे पहले और भी आनंद राज आनंद, फिर अपना जो जिनका डेथ हो गया म्यूज़िक डायरेक्टर साजिद वाजिद एंड हाँ रहमान साहब, पंचम दा, कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई एंड क्या बताऊँ, और भी बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर है जो अननोन म्यूज़िक डायरेक्टर, प्रद्युम्न शर्मा करके एक जन था, विजू शाह एंड देन व्हाट अ म्यूज़िक डायरेक्टर दे आर। ये जितने भी नाम लिया ना मैंने, ये लोग एक एक हिस्ट्री बना दिया एक एक गाने का, ऐसे ऐसे गाने का हिस्ट्री बना दिया कि एक एक इंसान का अलग अलग शैली, अलग अलग मतलब कंपोजिशंस का जो धारा है वो टोटली अलग अलग, अपना डिफरेंट, अपना पहचान, अपना भाई ये गाना सुनने से ही पता चलेगा कि भाई इनका म्यूज़िक है। तो ये बहुत ही मतलब ये आइडेंटिटी अपना बनाना एक म्यूज़िक डायरेक्टर के तौर पे, वो और नहीं होगा। आई डोंट थिंक सो ये वो और होगा। बहुत कम ऐसे सिंगर्स भी हैं इस समय के जिस तरह से आप लोग की बातें होती है। बापीदा भूल गया था, सॉरी, बापीदा, ऑफ कोर्स, माय गॉड, एमएम क्रीम, इतने यूनिक थे। इलैयाराजा, इलैयाराजा, वाह माय Amazing. गॉड, समुंदर, ये सब समुंदर है, बिल्कुल। ये लोग समुंदर है, म्यूजिक का समुंदर है। और मुझे लगता है कुछ कुछ सिंगर्स हैं आज के दौर के जो शायद बहुत कम होंगे, जिन्हें आप लोग से तुलना करके बोलते हैं इनकी भी एक आवाज़, उनकी भी वो उस तरह का जो आप लोग का फैंडम था उनसे कंपेयर। उनमें से कुछ आई थिंक अरिजीत सिंह है जो आपके बहुत बड़े फ़ैन भी रह चुके हैं। और आप तो ऑफ कोर्स वेरी गुड सिंगर, एंड बट वही अगेन शिकार हो गया, वही जो भी है। आपने पहले भी कहा था, उन्होंने भी कहा था, आप बहुत प्यार है आप दोनों के बीच में और बहुत इज्जत। हाँ, उनका कंपोजिशन में, अरिजीत का कंपोजिशन में मेरे को एक गाना गवा के रखा उन्होंने, पता नहीं वो कब रिलीज़ करेगा, लेकिन बहुत ज़बरदस्त कंपोजिशन है उसका। अच्छा। हाँ, मैंने गा के रखा वो गाना, पता नहीं कब रिलीज़ करेगा, बट लोग सुनेंगे तो पागल हो जाएंगे, गारंटेड। मुझे लगता है अरिजीत का भी आपकी तरह खुददार है वो इंसान, क्योंकि आप बहुत जैसे खुददार है क्योंकि जैसा आपने कहा उनके साथ वो भी शिकार हो गया, उसने भी वो डिसीजन लिया कि मैं अलग से कलकत्ता में अपना दुनिया बना के यहीं गाऊंगा, यहीं से गाऊंगा, मुझे बॉलीवुड के चकाचौंध में नहीं फंसना। और बस वो खुददार जैसे बोला, वो इंसान कह रहा अब मुझे उतना गाना नहीं कहा जो मैंने कमिटमेंट कर चुका हूँ, और फोकस मेरा अब शायद इंडिविजुअल गाने पे होंगे, वो उधर ही कर रहा है, इंडिपेंडेंट। हाँ सब कुछ उधर ही कर रहा है। क्या कह रहा है आपके बारे में? देखो, पर्सनल जो भी हो, सबसे बड़ी बात है कि उनके फैंस बोलो या तो सुनने वाले श्रोता जो है, उन्होंने एक अच्छे सिंगर को मिस कर गया जी, मिसिंग होगा एक अच्छे सिंगर को प्लेबैक के लिए नॉट ओनली और दैट वॉइस एवरी, और वो जो उन्होंने जो एक एरा बनाया था जी,
धीरे धीरे बन रहा था उसका एक एंड हम्म, आई थिंक हो जाता, बट चलो ठीक है, डेस्टिनी जी। जो लिखा बट वो हुआ खुश होगा। है, जैसे आप खुश हो। हाँ बट बिल्कुल बिल्कुल वो खुश है, मैं चाहता हूँ कि खुश ही रहे। मुझे ऐसा लगता है कि एक पॉइंट तक लड़ाई कर सकते हो, उसके बाद आप सोच लेते हो आपको क्या करना है। तो मैं आपको और उनको इसलिए बोल रही हूँ, उससे तुलना बिल्कुल नहीं है। वो भी से हम लोग आपके फ़ैन हैं, वो भी आपके ही फ़ैन हैं। तो मुझे लगता है वो तुलना इसलिए की जा रही है क्योंकि एक वो है कि आपको पता है आपके टैलेंट की, आपको भी थोड़ी कदर है, कदर होती है ना खुद के टैलेंट की, आपको पता है आपका कैपेबिलिटी क्या है। तो मुझे लगता है आप खुद को भी थोड़ा इज्जत देते हो। एम आई करेक्ट? ये करेक्ट, यू करेक्ट। तो शायद डिसीजंस उस पर भी डिपेंड होते हैं। हाँ ऑफ कोर्स, जब वो इज्जत नहीं मिलती है खुद को, तो आप इज्जत बिल्कुल बिल्कुल, यही तो बात है कि आज भी जैसे कल मेरा 2 गाना रिकॉर्डिंग है, तो मैं कल जाऊंगा तो सुबह आया था म्यूज़िक डायरेक्टर, अभी आप आने से पहले ही, जी। वो आके यहाँ गाना सुना के बोला कि दादा ये गाना है, हम बोले स्केल फिल देख ले बस ठीक है, वैसे ही दिखा के चला गया, आया था। ये रिस्पेक्ट है जी। और कुछ नहीं। हम लोगों को देखो, खाली पैसे के लिए तो हम लोगों ने काम नहीं किए, खाली पैसे के लिए काम नहीं किए। पैसा तो एक साइड बाय साइड जो है, सरस्वती जहाँ पे जाएंगे उसका बहन लक्ष्मी साथ में जाएंगे, ये तो कहावत है। जी। तो क्या है कि हमने गाना जो गाया दिल से गाया, सच्चे दिल से गाया और सच्चा सिंगिंग किया, जिसके वजह से वो लोगों को छुआ जल्दी, लोगों के दिल में जल्दी उतरे। तो ये चीज़ हम कहना चाहेंगे कि पैसे के पीछे हम लोग नहीं दौड़े, पैसा हमारे पीछे दौड़े। अच्छा, हमारा उसूल ये था, मेरा पिताजी का भी ये कहना था कि आपने आपको प्रूव करो, पैसा पीछे पीछे भागेगा। तो वही हुआ था। आइकॉनिक वॉइसेस की बात कर रहे हैं तो एक और जैसे ऑन स्क्रीन पेयर्स कहते हैं, प्लेबैक सिंगिंग के सबसे मशहूर पेयर में से माना जाता है अलका जी और आपके वॉइस, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? और इतनी दीवानगी थी इस पेयर के लिए, बिसाइड्स म्यूजिक डायरेक्टर्स ट्राइंग टू गेट यू ऑल टुगेदर, कि लोग भी कहते थे यार ऐसे लग रहे हैं यू नो दे रियली आर फीलिंग द इमोशन एंड सिंगिंग। आप तो बहुत अच्छे दोस्त भी है, हाँ। पर उस ज़माने में सब चाहते थे कि आप लोग दोनों साथ रिलेशनशिप में हो, है कि नहीं? हाँ। और आप हमेशा छेड़ते भी रहते हैं उनको, पर मुझे लगता है वो दोस्ती। बहुत ही अच्छा दोस्ती था जी। हमारा। हाँ क्या बोल रहे थे आप? नहीं तो मेरा सवाल यही है कि वो जो इज्जत थी ना एक दूसरे के लिए, क्योंकि यू ऑल आर सच गुड आर्टिस्ट, आई थिंक वो दोस्ती में बदली। यस, है कि देखिए एक दोस्ती, हमारे साथ अलका का दोस्ती इतना इस तरह से था कि अलका वॉज माई फैन जी। एंड मैं उनका फ़ैन। हम्म, उनका वॉइस मेरे को बहुत अच्छा लगता था और मेरा वॉइस उनको अच्छा लगता था, तो इस तरह से फ़ैन बना। इस तरह से हम लोग फ़ैन बनते बनते दोस्त बना। जब काम शुरू किया और मेरा जो नज़दीक आए तो उसको पता चला कि ये आदमी कितना फ़नी है, जी। कितना हंसी मजाक करते रहते हैं, कितना बिंदास है, ये सब चीज़ जो जाना, तो दोस्ती हम लोगों का बहुत अच्छा दोस्ती था एंड आज भी है, ऐसा नहीं है। बट आई फील सैड फॉर अलका याग्निक। उनका हेल्थ भी, हाँ उनका हेल्थ के वजह से, बट आई थिंक रिकवर कर जाएंगे। ऊपर वाला इतना हाँ, आपने उनसे बात की होगी। कठोर तो नहीं हो सकता है, हाँ, ऊपर वाला इतना कठोर नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता। आप लोग, डेफिनेटली वो रिकवर करेंगी और हमारे सामने फिर से दोबारा आएगी एंड आई थिंक बहुत जल्दी ये होगा। मैंने ये टॉपिक इसलिए निकाला था क्योंकि मैंने आप दोनों को बहुत जगह तो मैंने आपको लाइव देखा है, मेरी खुशकिस्मती है, एक्सट्रीमली प्रिविलेज दैट मैंने ये देखा है आपको लाइव। मुझे याद है आप दोनों की नोक-झोंक जो आपके ही पूजा पंडाल में आप दोनों की थी, कि और आपने उनसे गवाया था, और जो छेड़खानी थी, मुझे लगता है ऑडियंस को वही बहुत मज़ा आता है। वो आपसे गुस्से में बोल रहे हैं, वो गुस्सा नहीं होता है। हाँ। और वो दोस्ती देख के ना जब मैंने उनको देखा था, मुझे आपकी याद ज़रूर आई कि आप दोनों ने हमेशा एक दूसरे के साथ दिया है। बिल्कुल बिल्कुल हमने किया एंड जब हम स्टेज पे जाते थे और स्टेज पे जब हम गाना करते करते हम जो फनी थिंग्स करते थे ना, जी। दीज आर ऑल नॉट प्रिटेंड, कोई चीज़ नहीं करते हम लोग, मतलब कोई भी चीज़ हम नकली नहीं करते थे, दिल से आता था। जी। उसका सिंगिंग सुन के मैं इतना मोहित हो जाता था, वो भी मेरा सिंगिंग सुन के, तो उसमें दिल से जो आता था वो हम करते थे, तो लोगों को वो पसंद आता था। जी। मतलब इनका दोनों का केमिस्ट्री जो है इतना ट्रिमेंडस है कि लोग बहुत कुछ सोचते थे कि हम दोनों शायद एक दूसरे रिलेशनशिप में है। रिलेशनशिप में है। कितना प्रपोजल हमको भेजा लोगों ने, बोलते हैं उनको आप शादी कर लीजिए, उसके पास भी ऐसा प्रपोजल आया कि आप सालूदा को। तो ये देखो हमें कुछ नहीं है, हम सच्चाई से गाना गाया
हमारी दोस्ती उदित के साथ भी है, हमारी दोस्ती सोनू के साथ भी है, सबके साथ, अभिजीत के साथ है। दे आर ऑल गुड सिंगर्स एंड दोस्ती है। जी अभी हर एक ने अलग अलग अपना अपना दुनिया बनाया, हर एक ने अपना अपना एक ओहदा बनाया, तो किसी को कोई छोटा करके देखने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है। यहाँ पे हर एक का इज्जत बराबर देना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। जी। आपने उदित जी के नाम की तो ऑफ कोर्स उस समय वन ऑफ द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर्स कहा जाता था आपके, और आप लोग हेल्दी हेल्दी कॉम्पिटिटर्स इन द बिगिनिंग। आई थिंक आप बोल बहुत वो पिटिंग अगेंस्ट ईच अदर होते थे आप दोनों के। कौवे की तरह नहीं, भाई हेल्दी था। हेल्दी था बिल्कुल, लेकिन आई थिंक उसी से तो फिर आप बहुत अच्छे दोस्त भी बने। हाँ, इसमें क्या, दोस्त तो बने ही हम लोग, शुरू से ही दोस्त था। क्या होता था, एक स्कूल में ना फर्स्ट सेकंड जो होता था ना, फर्स्ट बॉयज सेकंड बॉयज जो होता था, उन दोनों में जैसा दोस्ती था, प्लस अंदर अंदर एक होता था मैं तेरे से बेटर कैसे करूं, वो बोलते थे मैं तेरे से बेटर कैसे करूं। ये तो होना ही चाहिए आई थिंक। इससे जो निखर के आया गाना, उसका भी, मेरा भी, बाकी सबका भी, तो ये तो अल्टीमेटली फ़ायदा किसका हुआ? सुनने वाले का, सुनने वाले का फ़ायदा हुआ। और आप दोनों का सेंस ऑफ ह्यूमर भी अमेजिंग ही है। ये आप लोग इतना एंटरटेनिंग हो अदरवाइज। वो कोई बहुत फनी है। और मुझे याद है आप एक शो पे गए थे तो आप लोग हंस भी रहे थे उस मैटर में ना, जो जैसे उनको वो स्टेज शो में आके वो ऐसे फैंस को ऐसे किस कर रहे थे, मुझे लगा था आप लोग उस पे भी हंस रहे थे। फैंस का कुछ भी, फैंस कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा उसके लेके, उसको लेके आप किसी को ब्लेम देना, किसी को ये करना, वो सब बकवास बातें हैं। जी। इट्स ओके। पर मुझे लगता है लाइक आई सेड आपकी फ्रेंडशिप्स आई थिंक स्टेम्स फ्रॉम द जो इज्जत एक दूसरे के लिए आप लोग करते हैं। आई थिंक इवन ही हैज स्पोकन अबाउट द फैक्ट दैट there will not be another voice like yours, and similarly you feel that same, isn't it? सेम थिंग डेफिनेटली। उनका एक अलग आइडेंटिटी उन्होंने बना पाया। आइडेंटिटी बनाना इतना आसान काम नहीं है। आप गाना सुन के बोल दोगे कि हाँ ये उदित का गाना है, या गाना सुन के बोल दोगे कुमार सानू का गाना है, ये सोनू का गाना है, तो दे हैव देयर आइडेंटिटी यार। तो ये आइडेंटिटी बनाना ऐसा छोटी मोटी बात नहीं है। मोहम्मद रफ़ी साहब आइडेंटिटी बनाया, किशोर दा ने आइडेंटिटी बनाया, तो मुकेश जी ने अपना आइडेंटिटी बनाया, तो दे आर ऑल लीजेंड हो गया। तो हम लोग भी तो कोशिश करके वो आइडेंटिटी, वही रास्ते पे चल रहे हैं। बिल्कुल। तो जो भी है, खाली नॉट ओनली हमारे उदित नहीं, हमारे साथ जितने भी सिंगर है, शान है, सोनू, शान, सच ए नाइस गाय, एंड अरिजीत बोलो, पर मोहित चौहान बोलो, सोनू, सोनू तो है ही, सोनू निगम प्लस और नीरज श्रीधर तक, मैं जितने भी गाना सुनता हूँ सब लोगों का, तो मैं सबको रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं मतलब कोई एक इंसान अगर सुपर डुपर हिट होता है, और हिट होने के बाद वो कंटिन्यू चलते हैं, तो उसके अंदर कुछ तो है रे भाई, उसका इज्जत करो। बिल्कुल। आपने मेरे एक सवाल का आधा दिया था, आपने कहा था सबसे मुश्किल गाना कौन सा था, आपने मुझे बोला आपने, पर आपने ये नहीं बताया जो सबसे मेमोरेबल गाने थे एक दो, उसके पीछे की कहानी आप बताने वाले थे मुझे। नहीं, पीछे की कहानी नहीं, एक गाना और था जो मेरे को मेंटली एंड फिजिकली बहुत तकलीफ हुआ था। वो गाना था हृदयनाथ मंगेशकर जी का। एक गाना मैं रिकॉर्ड कर रहा था, शाहरुख खान जी का फिल्म था माया मेम साहब करके, एक हसीन निगाह का दिल पे साया है। फर्स्ट गाना उन्होंने मेरे को गाने के लिए बुलाया, तो मैं तो पहले ही डर गया। हृदयनाथ मंगेशकर इतना बड़ा नाम है, और लता जी के फैमिली का, माय गॉड जी। तो मैं तो पहले ही हिल गया था, अरे उनका गाना है। तो मैं सुबह से टेंशन में था, फिर वहाँ स्टूडियो में गया तो देखा एकदम गंभीर बैठे हुए हैं एक इंसान जिनका नाम है हृदयनाथ मंगेशकर, हंसता ही नहीं है। होता है किसी किसी का, तो उनको हंसी हमने देखा ही नहीं था। जब तलक था गाना सिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हंसी नहीं है। जहाँ पे नहीं हो रहा है, इस जगह पे ऐसा करके गाइए, उस जगह पे। तो हम क्या करते हैं, हमारा एक टेंडेंसी होता है कि हम जाके माहौल को थोड़ा इजी करता हूँ, और इजी जब तक नहीं होगा ना, तब तक मैं खोल के नहीं गा सकता। तो जब मैं माइक पे गया, और माइक पे जाके जब एक हसीन निगाह का जो स्टार्टिंग किया, तो मैं पहली माइक पे जाके उनको बोला कि सब आप इतना गंभीर बैठे हुए हैं तो मैं डर रहा हूँ यहाँ से। अच्छा सोचो कि माया मेम साहब मैं कब गाया,
जब मैंने ऑलरेडी 3-4 हज़ार गाना गा दिया, सुपर डुपर हिट हो गया, सब होने के बाद मैं ये बात बोल रहा हूँ। जी। और किसको बोल रहा हूँ? हृदयनाथ मंगेशकर जी को। तो हृदयनाथ मंगेशकर यार ये लड़का इतना गाना गा के आके ये बात बोल रहा है, तो वो हंस दिए उस समय। हाँ हाँ करके हंस दिए, बोला अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही जस्ट। तब वो बातें करना शुरू किया, तब जो गाना हुआ, आप देखो गाना सुन के क्या गाना हुआ। तो ये एक होता था, ये मेरा एक मेमोरेबल थिंग था। मधुर ध्वनि में हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था, मुझे मालूम है। मधुर ध्वनि एक स्टूडियो हुआ करता है उधर, शायद फिल्म सेंटर के आजू बाजू कहीं था, अब तो भूल भी गया मैं। तो वहाँ पे रिकॉर्ड किया था एंड हंसी मजाक में लास्ट में गाना हुआ, और उसके बाद उन्होंने मेरे को बहुत आशीर्वाद दिया। मैं पैर छू के मैं बोला, ऐसे गुणीजन के साथ काम करके सीखने को तो बहुत कुछ मिलता है। बाकी एक मेमोरेबल चीज़ हो जाता है कभी कभी। बिल्कुल। मेमोरी ऐसा हो जाता है कि उसको भुला ही नहीं सकता कभी लाइफ में। ये तो हो गया आपका टफेस्ट एंड टफ एंड, बट और क्या पूछा था आपने साथ में? मैं तो बोलना चाहती हूँ, एक बहुत फेवरेबल मज़ेदार जो गाना आपको लगा था। मज़ेदार या सबसे रोमांटिक? हाँ, सबसे रोमांटिक समथिंग। मज़ेदार गाना देखो, नादीम साहब के साथ, अनु मलिक जी के साथ तो मैंने बहुत किया, जतिन ललित के साथ बहुत किया, वापीदा के साथ किया, आनंद मिलिंद जी, हिमेश के साथ। लेकिन क्या है कि पंचमदा के साथ जब मैंने गाना किया, वो गाना था कुछ ना कहो। ऑफ कोर्स। एंड कुछ ना कहो गाना गा रहा था, मैंने रिहर्सल किया, पंचमदा ने रिहर्सल को टेक कर लिया, उन्होंने कुछ ना कहो, एंड रिहर्सल टेक करके चुप हो गया वो। मैं बोला सर अभी मैं गाऊंगा। बोले नहीं, मैंने हो गया तेरा, आजा। बोला मैं तो अभी रिहर्सल किया। बोले नहीं नहीं, मेरे को जो चाहिए था मिल गया। एंड दैट वाज द थिंग कि एक मज़ेदार चीज़ हुआ। मेरे तो पसीना पसीना हो गया। मैं बोला कि भाई अच्छा लगा बुरा लगा क्या? बोला आके आके सुन सुन क्या क्या है, सुन बैठ बैठ। और बैठ के सुना। बोलता मेरे को चाहिए था ये गाना, ये ऐसा ही चाहिए था मेरे को। उन्होंने बोला था कि भाई तू गा के सुना, तू कैसे गाएगा इस गाने को, गा के सुना। तो सिखा दिया ना मैंने, गा के सुना। तो मैं कैजुअली गाया एक रिहर्सल के तौर पे, टेंशन नहीं था, और उसको वही चाहिए था बिना टेंशन वाला और उसी को फाइनल टेक कर दिया एकदम। और वो जो सुनते हैं आप वही गाना है। बट तो वाह। ये एक मज़ेदार कहानी था। क्या आप कहोगे ये आपके लिए भी सबसे रोमांटिक था कि ये ट्रैक को भी- ट्रिमेंडस रोमांटिक तो डेफिनेटली सा, मतलब क्या बोले, समुंदर था रोमांस का। एंड अनिल कपूर जी, माधुरी जी, जिस तरह से अनिल कपूर और आई थिंक मनीषा कोइराला। मनीषा कोइराला, सॉरी, 1942 लव स्टोरी। 1942 लव स्टोरी, मनीषा कोइराला। उनका जो शॉट्स डायरेक्टर ने लिया, जिस तरह से उनको फिल्माया, जिस तरह से अनिल जी ने रोमांस को दिखाया, जी। आई थिंक दैट इज अल्टीमेट। ऐसा अमेजिंग, मैं खुद देख के मैं हैरान हो गया। मैं ये उस समय दुख मेरे को ये हो रहा था कि पंचमदा नहीं देख पा रहा है। मतलब पंचमदा तुम देखो तुम क्या करके गया। वो रिग्रेट थी बहुत ही। चलो, आप तो ज़िंदगी मतलब जैसे आप हो वैसे जीते हो। क्या आप जैसे आर्टिस्ट के लाइफ में कोई रिग्रेट रहता है, कोई दिल में ऐसी बात कि काश मैं वो करता, या काश मैं ये ऐसे गाता, ऐसा कुछ था कभी? रिग्रेट में से एक तो डेफिनेटली है। पहली बात तो ये है कि ए.आर. रहमान साहब जब हमें बुलाया था मैड्रास से रोज़ा फिल्म के गाने के लिए, सारे गाने अलका और मैं गाने वाला था। एंड उस समय मैं इतना बिजी था, अलका भी बिजी थी, इतना बिजी, मतलब कमिटमेंट। आज यहाँ पे 2 बजे, यहाँ पे 4 बजे, वहाँ पे शाम को 6 बजे, यहाँ पे रात को 11 बजे, यहाँ पे 2 बजे थे नादिम समन का गाना। तो इस तरह से मैं बिजी था उस समय। तो उस समय मैंने उनको ये कहा था कि भाई आपको अगर गाना करनी है तो आप बॉम्बे आके कर लो, मैं मैड्रास नहीं आ सकता, तो उसके लिए मेरे को 2 दिन ख़राब होगा फालतू, यार बहुत सारा गाना जम जाएगा। पेंडिंग ये चल रहा था मेरा, क्योंकि मैं बीच बीच में शो भी करने चला जाता था, फिर वो गाना पेंडिंग हो जाता था।
तो वो सब आते ही धनाधन करना शुरू कर देते थे। आप लोगों को भी मालूम होगा, आपने सुना होगा कि मैं दिन में 10-12 गाना तो गाता ही था। जी, आपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है सर आपका, 28 सॉन्ग्स अ डे। 28 सॉन्ग्स अ डे कैसे हो तो ये मजबूरी नहीं, वही मजबूरी। मैं 40 दिन के टूर में जा रहा था तो सब लोग आके बोला कि मेरा गाना करके जाओ, मेरा गाना। तो जो भी है, मैं वही बोल रहा था, क्या बोल रहा था मैं भूल गया। आप इनके बारे में ए आर रहमान जी ने कहा हाँ यार, मुझे कहा तो मैंने उस समय मैंने बोला था कि भाई प्लीज़, नोवेल जी थे उस समय उनका, तो नोवेल जी के वो मैंने बोला कि प्लीज़ आप लोग यहाँ आके कर लीजिए गाना। उस समय यार रहमान इतना नहीं था ना। वो एक रिग्रेटनेस मेरा है कि रोजा का जो सब गाने अगर मैं गाता, क्या कंपोजिशन, बहुत बढ़िया। कंपोजिशन। ये मेरा ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा भूल था। पता नहीं भूल बोले, मजबूरी बोले, कुछ भी बोले, बट डेस्टिनी अगेन। बिल्कुल। आप इतने टूर्स कर रहे हैं, अब भी जैसे हमको पता है, हम बातें कर रहे थे उसके बारे में, और आप खुद भी हमें कह रहे थे कि मतलब दुनिया भर में, है ना, यूएस में कुमार सानू दा डे सेलिब्रेट किया जाता है, आपके शोज़ सोल्ड आउट होते हैं, और इन शोज़ में आप अपनी बेटी के साथ जाते हैं, शैनन। है ना, शैनन के साथ भी परफॉर्मेंस होती है। लोग कहते हैं ना ये लेगेसी पास ऑन हो रही है। आई थिंक बिकॉज शैनन का ना क्योंकि शैनन रॉयल म्यूज़िक ऑफ लंदन से सीखा हुआ, प्लस वो जब इंडिया में थी, जो छोटी थी, तो वो गाने का टीचर, जो हमारे टीचर आते थे, वहाँ जाके लंदन में वो सीखा। फिर अमेरिका में जाके आरियाना ग्रांडे का जो टीचर है, उस टीचर से ये स्काइप पे रेगुलर है जी। दोनों बेटियाँ। तो ये लोग ट्रेनिंग लेते रहे, आज भी ले रहे हैं। तो आप एक चीज़ देखो कि ये देखो, हॉलीवुड में कोई नहीं जानता है मुझे, हॉलीवुड में मुझे कोई नहीं जानता। ये जो कुछ भी कर रहा है ऑन देयर ओन, ये खुद कर रहा है। जी हाँ, हमने डेफिनेटली मॉनिटरी हम उनको हेल्प कर रहे हैं, रहना खाना पीना सब मेरे तरफ से, Of फादर की course. तरफ से हो रहा है, लेकिन बाकी जो कुछ भी वो लोग कर रहे हैं ना, देयर ओन। तो मेरे को अजीब सा लगता है जब साना का एक एक गाना मैं सुनता हूँ, इंग्लिश गाना, मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि ऐसा नोट्स कैसे लगा रहा है ये, ना हाई पिच कैसे गा रहा है, ऐसा नोट्स कैसे लगा रहा है, ऐसा फीलिंग कहाँ से आ रहा है। उस साना को मैंने पूछा तो साना बोलता कि तुम्हारा ही तो गाना सुनते रहता हूँ सारा दिन, हेडफोन लगा के तुम्हारा गाना सुनते रहता हूँ, तुम कैसे कैसे फीलिंग ला रहे हो, रोमांस ला रहे हो, ये रहा। हाउ लवली। आई वॉन्ट टू नो हाउ योर वाइफ थिंग्स ऑफ योर सॉन्ग्स, मतलब अपने अपने फेवरेट होते हैं द ज़्यादा। बिगेस्ट फैन, आई नो, शी इज़ द बिगेस्ट फैन। उसकी जैसा फैन कोई है नहीं। है ना। ऑफ कोर्स, तो ये बोलने में कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि एक फ़ैन के तौर पे ही आई थी मेरे पास फोटोग्राफ लेने के लिए, जी, बस यहाँ पे हो गया फोटोग्राफ। हाउ स्वीट। पर मुझे लगता है उनके भी कुछ फेवरेट गाने होंगे ना आपके, जो अरे बहुत सारे मेरे सारे गाने उनका फेवरेट है। कोई ऐसे कोई ऐसा टॉप चार्ट में मैं पूछा नहीं कभी, बट उनको जब कोई बात बिगड़ जाए एंड बहुत सारे गाने, उनका सारे गाने उसको अच्छा लगता है। मेरा कोई भी हाँ करूँ तो बोलेगा नहीं यार कितना सुरीला है, कितना हाँ अच्छा किया, sweet. ऐसा बोलेंगे। कुंवर एक आप जैसे सिंगर के लिए आसान होता है जो अगर बीवी नाराज हो जाए तो गाना गा के मनाने के लिए? ऐसा नौबत तो आता नहीं है। नहीं आता, आप गुस्सा ही बीवी जब नाराज होते हैं ना, तब गाने वाने से नहीं, वो सीधा बेलन लेके भागते हैं, ऐसा होता है। वो सब गाने वाने सब सुनते नहीं है, बोलते जो मैं बोल रहा हूँ वो करता है कि नहीं बोलो। लेकिन फायदा तो होता होगा गाने का कभी कभी, आप जब ऐसे। हाँ, गाने का फ़ायदा ये होता है कि गुस्सा हुआ और समझ लो टीवी में एक गाना मेरा आ गया, दिल है कि मानता नहीं, वाह। तो आधा घंटा बाद देखता हूँ कि आके खाना खाया कि नहीं तुमने, नरम हो जाते थे। तो ये थोड़ा फ़ायदा होता था, हम लोगों को फ़ायदा होता था थोड़ा सा। आई लव हाउ यू सेड दैट। आपने इतने सारे एक्टर्स के लिए गाया हुआ है, बट हमने शाहरुख ऑलरेडी डिस्कस किया है। ऐसे कौन से अदर एक्टर्स थे आपको लगा एक बहुत ऑर्गेनिक सा मैच आपको दिखता था पर्सनली? ऑब्वियसली शाहरुख खान, डेफिनेटली ऑफ कोर्स। शाहरुख खान तो बहुत, ऋषि कपूर,
इन दोनों को मैंने देखा कि शाहरुख जी को देखा, ऋषि कपूर को भी देखा। ऋषि कपूर जी का बात ऐसा था कि जब वो कोई गाना लिपसिंग करते थे तो उसका ये नस वस सब फूल जाता था, एकदम लगता था कि वो खुद गा रहे हैं। दैट इज़ द थिंग, शाहरुख में भी ये चीज़ दिखता है, ये उसका उनका इधर का नस फूल जाता है, थोड़ा सा मुंह का थोड़ा सा, तो वो जो चीज़ ऐसा लगता है कि वो गाता है, गाते वक्त जो हम लोगों को तकलीफ होता है ना, थोड़ा बहुत तकलीफ होता है गाना गाते टाइम, जो उस तकलीफ को अगर पर्दे में लेके आ सकते हैं एक हीरो, मतलब वो उतना क्लोज चले जाते हैं सिंगर के, लगता है कि वही गा रहे हैं। लेकिन आपको लगा वो इंडिपेंडेंट म्यूजिक के साथ भी उतना ही है? शायद बहुत अब बिजी थे आप, उतना हम क्रिएट नहीं कर, लेकिन आज भी तो आप अपना खुद का जब भी मौका मिल रहा है लोगों को देते। आज के दौर पे जब मैं इंडिपेंडेंट म्यूजिक बोल रही हूँ, मैं एक्चुअली मुझे नॉन फिल्मी म्यूजिक बोलना चाहिए, हाँ, क्योंकि अगर आप लेबल के साथ मिलके भी कुछ म्यूजिक तैयार कर रहे हो जो फिल्म से नहीं है तो वो नॉन फिल्मी में आ जाता है। आज के दौर में क्या लगता है कितना मुश्किल आसान इंडिपेंडेंट म्यूजिक आर्टिस्ट को सर्वाइव करना होता है, या नॉन फिल्मी जो गाना चाहते हैं उनके लिए? देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो सिस्टम जो अभी चालू हुआ, जी, नॉन फिल्मी और प्राइवेट और इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स, एक चीज़ तो है कि इसमें हमारे बॉलीवुड का कोई पॉलिटिक्स का हाथ नहीं हो सकता है। तो पहले ही आप 50% आपका माथा खाली हो गया, ये सोचने में मजबूर नहीं होगा कि भाई मैं नहीं गा पाऊँगा तो कोई और आके गाएगा, और कल मेरा गाना रहेगा कि नहीं वो पता नहीं है, वो डब हो जाएगा, ये या तो फिल्मों से निकल दिया जाएगा गाना, या तो कुछ ना कुछ टेंशन होता ही रहते हैं। आपको श्योरिटी नहीं है कि आज आप गाना गा दिया और कल आपका गाना 100% रहेगा, जैसा पहले हुआ करता था। जी, आप गाना गाया, फिर जाके हॉल में देखा कि किसी और की आवाज़ में वो गाना चल रहा है। सबसे पहले तो ये टेंशन से आप मुक्त हो जाएंगे, आपका काम और बेटर होगा। आज जब मेरा यूट्यूब के गाना सुन के जब लोग बोलते हैं कि सर सेम 90s का आवाज़ कैसे आप ला रहे हैं अभी भी, दैट इज़ द रीज़न कि भाई आधा टेंशन तो चला गया, तो फिर मैं 90s में बैक हो गया, फिर से मेरा आवाज़ में 90s का झलक तुमको इसीलिए दिख रहा है कि भाई वो टेंशन जो था, वो टेंशन जो हुआ करता था गाने से पहले, गाने के बाद, एक गाना लेके, आज वो नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि हमको हमारे गाने के अंदर कोई इंटरफेरेंस करने वाला नहीं है। जी, ना इस तरह से गाओ, ना उस तरह से गाओ, ना म्यूज़िक इस तरह से नहीं होना चाहिए, म्यूज़िक इस जगह पे वो होना चाहिए। नोबडी, इंटरफेरेंस नहीं है। सर मुझे लगता है आज भी आपको उतना कोई स्ट्रेस या टेंशन नहीं है कि ना। गाने मिल रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आप उस दौर से आई डोंट बॉदर अबाउट। एग्जैक्टली सर, आप उस दौर से गुजर चुके जब आपको इतने सारे फिल्मों से एक साथ मतलब हाँ। रिप्लेस कर दिया, तो क्या डर है? वो तो मैंने देख लिया। वो जो देखना होता है, एक सिंगर हो, एक एक्टर हो, जिसको देखना होता है पीक पीरियड, व्हाट इज़ द पीक पीरियड, तो हमने देखा, हमने देख लिया, हमने उसको झेला, हमने उसको एंजॉय किया, और उसके बदौलत आज भी एंजॉय कर रहा हूँ। अब बताओ, क्योंकि उस समय हमने दिल से काम किया, सच्चा काम किया, जिसकी वजह से आज भी मैं वही इज्जत। लोगों के बीच में है। सर मैं रियलिटी शोज़ की बात करूँ, आपके लिए लोगों ने, आई थिंक जब आप नहीं थे ऑन द जज और आप पहले थे, लोगों ने लिटरली बोला कि सुरीले जजेस क्यों नहीं हैं। ये टॉपिक आया था, फिर आप वापस भी आए थे सर। ये होता है जनता का प्यार, है ना? आपको फिर आप आए भी जज बन के, लेकिन आपने बहुत होस्टिंग कर लिए, मतलब इन द सेंस आपने जजिंग कर लिए रियलिटी शोज़ की। सर ये जो आपको क्या लगता है, आपको लगता है ट्रू टैलेंट की कदर होती है रियलिटी शोज़ में? क्या आपको लगता है ड्रामा थोड़ा ज़्यादा होता है, सिंगिंग गायब हो जाती है? अब जो इंसान सच्चा है मेरे सामने, वो टॉपिक तो निकालना पड़ेगा मुझे। अब देखो, सच्चा होने से क्या होगा, आप मेरा काम खराब कर दोगे। नहीं कुछ हाँ, वो नहीं तो। अभी मैं जी सारेगामापा के साथ साइन किया, जी उनका नेक्स्ट सीजन का मैं कर रहा हूँ, जी, हिंदी एंड बंगाली वाह। दोनों। तो अभी ये बोलना बड़ा मुश्किल होता है कि भाई कितना रियलिटी में कितना रियलिटी है, कितना नहीं है। बट एक चीज़ तो है कि कुछ न्यू कमर्स को एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिलता है
एंड उसको अपने आप को प्रूव करने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, इससे बड़ा प्लेटफॉर्म और कुछ होता नहीं है। एंड उसके बाद उसका एक जीने का एक साधन ये लोगों ने दे देते हैं उसको। तो प्लस पॉइंट जो है हम उसको लगे ही सोचते रहे बस, और क्या। अभी माइनस पॉइंट के बारे में मैंने पहले बहुत बोला, मेरे को ऐसा लगा, बाद में सोचा मैंने ये बोलना नहीं चाहिए, ये बोल के, क्योंकि कुछ लोग जो है, जो चंद लड़का लड़कियां बच्चे जो है जो गाना गाने के लिए आते हैं, ना तो वो कभी ज़िंदगी में कभी कुछ इस तरह की चीज़ देखा, कोई ऐसी जगह से उठ के आते हैं कि जहाँ समझ लो प्लेन तो दूर की बात है, वो लोग कभी टैक्सी में भी चढ़ा कि नहीं, ऐसा हालत है। तो वो जब एक गुड लाइफ लीड करने का मौका जब मिलता है, और उसको जब वो सक्षम होते हैं उसमें, भले हमारा गाना गा रहा है सब ठीक है, हम लोगों का गाना गाते हैं, उनका अपना आइडेंटिटी बनाने के लिए, जैसे अपने आवाज़ में गाना चाहिए। मैं ये तो बोलूँगा अपने जो सिंगर्स है, सारे सिंगर्स को मैं ये सलाह दूंगा, भले आप रियलिटी शो में गाओ या कहीं भी गाओ, जब मेरा गाना गा रहा है तो मेरे जैसा होके, फिर उदित का गाना गा रहा है तो उदित के जैसा होके, सोनू का गाना रहा है तो सोनू के जैसा होके, क्योंकि आपको जजेस को लगवाना चाहिए कि देखो मैं सोनू जी के जैसा ही गा रहा हूँ। दैट इज़ द रॉन्ग थिंग। ये करते करते क्या होता है मालूम है, अपना आइडेंटिटी खो देते हैं, वैसे ही बन जाते हो, सही। वो कॉपी सिंगर बन के रह जाते। तो ये अगर आपको रियलिटी शो में भी काम करना है तो आप सानू के गाना गाओ, कुमार सानू के, लेकिन कुमार सानू का गाना आप अपने स्टाइल में गाओ। ऑन दैट नोट, अगर आप कुछ चेंजेस देखना चाहेंगे इस म्यूज़िक इंडस्ट्री में, है ना, वो क्या होंगे? और जिससे हमने शुरुआत की थी, जिस गाने से, उसी से हम एंड करेंगे, उसके बारे में। डेफिनेटली देखिए, चेंजेस मैं ये चाहता हूँ कि लिरिकली थोड़ा सा वर्कआउट करना चाहिए, म्यूज़िकली तो डेफिनेटली, एंड सबसे बड़ी बात है कि अपने इंडस्ट्री को, जो फिल्म बन रहा है उस फिल्म में हम लोग अभी देखें कि फिल्म में ना एक पता नहीं किस तरह के एक दौर चल रहा है जिसमें कंट्रीज़ का, मज़हब का, ये सब चीज़ करके ना कुछ लोग पैसा कमाने का कोशिश करते हैं। बट इसमें क्या होता है कि आई थिंक कि ये सब ज़रूर बंद होना चाहिए और ये चेंज होना चाहिए। जैसे हमारे पहले रोमांटिक फिल्म बनता था, जैसे एक अच्छा स्टोरी हुआ करता था, साउथ इंडिया के फिल्म में मैक्सिमम स्टोरी अच्छा होता है, तो स्टोरी को क्यों नहीं फॉलो करता? वो लोग तो मिलियंस कमाते हैं, वो लोग भी सुपर डुपर हिट होता है। वो लोग बॉलीवुड का शुरुआत का जो थिंग था वो अभी उस पर अटके हुए हैं, एंड दैट इज़ द गुड थिंग जी। तो हमारे बॉलीवुड क्या होता है, फर्स्ट होते होते एक ऐसी जगह पे चला गया जहाँ पे ना तो स्टोरी है, ना तो कोई म्यूज़िक है ठीक ढंग से, ना कोई मतलब डायरेक्शन, ना कोई, दिस इज रॉन्ग। हमारे पास इतना टैलेंटेड एक्टर एक्ट्रेस पड़ा हुआ है, इतना टैलेंटेड सिंगर पड़ा हुआ है, इतना टैलेंटेड लिरिक्स राइटर पड़ा हुआ है, इतना टैलेंटेड डायरेक्टर्स पड़े हुए हैं, प्रोड्यूसर्स तो छोड़ ही दो। तो व्हाई नॉट कि एक पिक्चर आए और उस पिक्चर कम से कम नहीं तो गोल्डन जुबली मारे? ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं सोच रहा है कि क्या लैक हो रहा है इसमें क्या कमी हो रहा है? बस उसके ऊपर वर्कआउट कोई नहीं करेगा। ग्रैंडर स्विट्जरलैंड में गाना शूट किया, उधर किया, उसमें कुछ नहीं होता है, उसमें कुछ नहीं होता है। तू मेरी जिंदगी है रोड पे शूट हुआ था, भिखारी हारमोनियम बजा के गा रहा है, सुपर डुपर हिट होता है। आपको स्टोरी के हिसाब से गाना करो, स्टोरी के हिसाब से गाने को उस जगह पे पुट करो। ज़बरदस्ती ज़रूरत नहीं है कि हमको इमीडिएट एक आइटम गाना करके उसमें 150 लड़कियां को नचा दिया, ये कर दिया। सोचते कि इसमें लोग, अभी लोग बहुत कॉन्शियस हो गया, इसलिए जो पिक्चर फ्लॉप होता है बिकॉज ऑफ दैट कि दे वांट सम स्टोरी, दे वांट सम गुड म्यूज़िक, दे वांट सम गुड एक्टिंग। अगर गुड स्टोरी होगा तो एक्टिंग भी अच्छा होगा जी। अभी एक्टर इतना पावरफुल है, उसको काम ही नहीं कराएंगे तो आप उनसे निकाल लीजिए, निचोड़ के ले लीजिए ना। बिल्कुल। ये डायरेक्टर का काम है। तो ये सब चीज़ लैक है। मैं चाहता हूँ, मैं जब अगर मेरे को बोलेंगे ये सब चीज़ वापस आना चाहिए, ये सब चीज़ जाना चाहिए, अभी का जो हो रहा है ये जाना चाहिए, वो पहले का वो चीज़ वापस आना चाहिए, चाहे वो म्यूज़िकली हो, चाहे वो एक्टिंग में हो, चाहे डायरेक्शन में हो। ग्रैंडरनेस छोड़ो, ग्रैंडरनेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कितना कम बजट का फिल्म आशिकी,
इतने कम बजट की फिल्म आज भी हिस्ट्री बना हुआ है, उसको कोई नहीं तोड़ पा रहा है। ज़रूरत नहीं है, मैं यही बोल रहा हूँ, मैं उस चीज़ को करना चाहता हूँ अगर मेरा बस चले तो। जी, शुरुआत जिससे किया था हमने। हाँ, ये गुलाम का गाना है जी। एंड समीर दा का लिखा हुआ गाना है एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी म्यूजिक बाय जतिन एंड ललित एंड आई थिंक आमिर खान जी उस समय जिस तरह से उसको एक्ट किया था, मतलब इट्स हिस्टोरिक। आज इतना सुपर डुपर हिट गाने को आज के दौर का प्रोड्यूसर डायरेक्टर एंड आज के दौर का हीरो हीरोइन अगर इसको गा रहे ले रहे मार्केट में छोड़ा, तो एक चीज़ तो है कि आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। एंड सो आर योर फैंस सर। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आप मुझे कुछ ना कहो कहना चाहेंगे आपके सुरीले वॉइस में, ताकि मैं एंड कर सकूं? कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। इसके बाद तो सच में कुछ ही नहीं कह सकते। हाँ, कुछ ना थैंक यू कहो। सो मच सर। थैंक यू। Thank you for being who you are, Thank you. and we will always be waiting and listening to more Kumar Sanu songs. Always. थैंक यू ज़ूम टीवी, Thank you, sir. थैंक यू यू Thank you, sir. एंड डेफिनेटली बहुत सारे बातें ऐसे हैं जो हमने अगर कुछ खराब बोला तो मुझे माफ़ कर दें। कुछ खराब नहीं बोला। Thank you so much, sir. Thank you. Thank you.